दुनिया के गरीब देश जिन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, भारत ने उनका हाथ थामकर उनको वैक्सीन पहुंचाई। परंतु कोई ये नहीं जानता था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है और भविष्य में कोरोना वायरस फिर से अपना रूप बदलकर आएगा। एक बहुत बड़ी फैमिली है कोरोना, जिसके मेंबर मुख्यतः फीवर, खांसी और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है सार्स, जो कि 2002 में सामने आया। सार्स के मंझले भाई का नाम है मर्स, जो कि 2012 में आया। इनका सबसे छोटा भाई है कोविड-19, जो कि 2019 में सामने आया। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सार्स, मर्स और कोविड-19 के बारे में, साथ ही इन बीमारियों से लड़ने के लिए कैसे वैक्सीन तैयार हुई और उस पर आई मूवी द वैक्सीन वॉर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। साल 2002 में चाइना के ग्वांडोंग प्रोविंस से एक बीमारी फैलना स्टार्ट हुई, जिसमें निमोनिया जैसे लक्षण थे। ये बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सीवियरली अफेक्ट कर रही थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सार्स, जिसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। माना जाता है कि ये बीमारी चमगादड़ से बिल्लियों में फैली, जिसने इंटरमीडिएट होस्ट का काम किया और बाद में ये बिल्लियों से इंसानों में फैल गई। देखते ही देखते 2003 में चाइना समेत ये 29 देशों में फैल गई, जिसने लगभग 8000 लोगों को इन्फेक्ट किया। अकेले चाइना में सार्स ने लगभग 5000 लोगों को इन्फेक्ट किया और लगभग 350 लोगों की जान ले ली। सार्स की मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट 13% है। सार्स एक वायरल डिसीज़ है जो कि कोरोना वायरस से होता है। इस वायरस को सार्स CoV-1 कहते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं बुखार, खांसी, जुकाम, ठंड लगना, फेफड़ों में निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरती गई, परंतु इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। जिन लोगों को यह हुआ उनको क्वारंटीन कर दिया गया तथा उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। 5 जुलाई 2003 को WHO ने यह डिक्लेयर किया कि इस बीमारी को कंट्रोल में लाया जा चुका है और 2004 के बाद दुनिया में कहीं भी सार्स का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अब बात करते हैं मर्स की। साल 2012 में मिडिल ईस्ट में एक बीमारी फैली और ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा मर्स, जिसकी फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, इराक जैसे देश आते हैं। मर्स 2012 में पहली बार सऊदी अरब में रिपोर्ट किया गया। माना यह जाता है कि यह बीमारी भी चमगादड़ से ही ओरिजिनेट हुई, जो चमगादड़ से ऊँटों में फैली और संक्रामित ऊँटों से इंसानों के बीच फैल गई। इस बीमारी ने सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कोहराम मचाया और लगभग दुनिया के 27 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। ये बीमारी फैल तो धीरे रही थी, परंतु ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार रही थी और शायद यही कारण था कि इसने 850 लोगों की जान ले ली। मर्स की मृत्यु दर 35% है। मर्स भी एक वायरल डिसीज़ है जो कि कोरोना वायरस से फैलता है। इस वायरस का नाम मर्स CoV है। इस बीमारी के लक्षण हैं बुखार आना, खांसी, जुकाम, निमोनिया। मर्स के लिए भी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई है, परंतु इससे पीड़ित पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। मर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और फाइनली जनवरी 2015 तक इस बीमारी पर कंट्रोल पा लिया गया। सभी लोग चैन की नींद सोए, पूरी दुनिया में शांति छा गई, परंतु कोई ये नहीं जानता था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है और भविष्य में कोरोना वायरस फिर से अपना रूप बदलकर आएगा। और वही हुआ। 2019 में इस वायरस ने फिर से दस्तक दी। इस बार इसका नाम कोविड-19 पड़ा, जिसने 2003 में आए सार्स और 2012 में आए मर्स को भी पीछे छोड़ दिया। माइंड में आता है कि ये वायरस कैसे बार बार अपना रूप बदल रहा है, तो चलिए पहले इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। पूरी दुनिया में जनरली 2 ही प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। नंबर 1 DNA और नंबर 2 RNA। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें समय और एनवायरनमेंट के साथ बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते। वहीं दूसरी ओर RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड इतना स्टेबल नहीं होता कि समय और एनवायरनमेंट के साथ जल्दी ही म्यूटेट कर जाता है। और इस कोरोना फैमिली का जेनेटिक मटेरियल RNA है, जो समय के साथ रूप बदल लेता है। नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से कोविड की शुरुआत हुई। कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019 और ये सार्स CoV-2 नामक वायरस से होती है। माना यह जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत भी चमगादड़ से हुई और ये डायरेक्ट चमगादड़ से इंसानों के बीच फैल गई।
बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, नाक बहना, खांसी, जुकाम आदि कोविड के लक्षण हैं और इसकी मृत्यु दर बाकी दोनों वायरस से कम है, लगभग 5.6%। यह बीमारी कल्पना से परे जाकर इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। कोविड-19 ने लगभग 76 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया और लगभग 70 लाख लोगों की जान ले ली। कोविड सार्स और मर्स के कंपैरिजन में बहुत तेजी से फैल रहा था। इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तब पूरी दुनिया के सामने वैक्सीन वॉर स्टार्ट हुआ। कैसे दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप्ड देश भी इस बीमारी से जूझ रहे थे, तब भारत ने न केवल अपने देश की इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई बल्कि पूरी दुनिया को फिर से जीने की उम्मीद दी। इन सब को लेकर एक मूवी थिएटर में आई है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना काल का प्रभाव विश्वव्यापी रहा। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो इस महामारी की आग में ना झुलसा हो। किसी ने अपनों को खोया तो कोई अपनी ज़मीन से जुदा हो गया। हमारी जनरेशन ने पहली बार लॉकडाउन को देखा, जिसे हमने महसूस किया, उसको अब हम बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। द वैक्सीन वार उसी का नाम है। बस फर्क इतना है कि यह स्टोरी देश के उन रियल हीरोज़ की है जिनका त्याग और बलिदान देश के सामने कभी आया ही नहीं। द वैक्सीन वार फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने दमदार कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। साल 2022 में उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाकर लोगों को रोने व भारत माता की जय बुलवाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसी ही मूवी है द वैक्सीन वार। यह फिल्म ICMR के अध्यक्ष बलवंत भार्गव के द्वारा लिखी गई पुस्तक गोइंग वायरल पर आधारित है, जिसमें लगातार इतने फैक्ट दिखाए गए हैं कि आप भले ही गूगल कर ले, लेकिन एक भी फैक्ट को आप झुटला नहीं सकते हैं। इस फिल्म में मेन रोल में नाना पाटेकर ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। साथ में पल्लवी जोशी, गिरिजा ओक और अनुपम खेर जैसे एक्टर एक एक सीन में जान डालने के लिए काफ़ी है। यह कहानी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने कोरोना काल से लड़ने के साथ साथ उन देश विरोधी ताकतों का भी सामना किया जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत अपनी वैक्सीन ना बना पाए। मूवी को देखते हुए कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ICMR में काम करने वाले 70% लगभग महिला साइंटिस्ट हैं जो 4-4 महीने से अपने घर नहीं गई हैं, अपने बच्चों से नहीं मिली हैं और दिन रात मेहनत करके अपने देश के लिए वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, क्योंकि पूरा देश उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। मूवी में दिखाया गया है कि मीडिया का एक हिस्सा लगातार इन साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा था, यह कहकर कि इंडिया कांट डू इट, क्योंकि इन मीडिया हाउसेस को विदेशों से फंडिंग मिली हुई थी। ये मीडिया हाउसेस इंडिया में हो रही लगातार मौतों को दिखा रहे थे और शमशान में जा जाकर जलती चिताओं की फोटोज और वीडियोस बेच रहे थे। मतलब लोगों को गरिमा से मरने तक नहीं दिया गया। दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज चाहती थी कि हम उनकी वैक्सीन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर लें, जैसे कि अगर उनकी वैक्सीन से किसी भारतीय की जान चली जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारत ने उन वैक्सीन्स को अप्रूवल नहीं दिया। नाना पाटेकर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सारे साइंटिस्ट को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि इंडिया कैन डू इट। और एक लंबे संघर्ष के बाद लगभग 7 महीने में भारत ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाकर तैयार कर ली। भारत ने न केवल अपने लोगों को वैक्सीन लगाई बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों को वैक्सीन देकर मानवता का झंडा फहराया। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं था जो अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगा रहा हो, बट भारत ने यह किया। दुनिया के गरीब देश जिन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, भारत ने उनका हाथ थामकर उनको वैक्सीन पहुंचाई। भारत में अब तक 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं और सितंबर में लगभग 24 करोड़ लोगों को टीका लगा। इन सारी बातों को लेकर यह मूवी आ गई है, जिसमें इमोशंस एंड फैक्ट्स का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। मूवी देखकर कभी आप इमोशनल हो जाएंगे और कभी आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। अतः आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए और उन सारे वैज्ञानिकों के स्ट्रगल को जरूर समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आकाश अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।